सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज TEDx BBAU एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला जिसके माध्यम से हम अपनी सक्सेस स्टोरी और उस सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या परिश्रम रहा, क्या कठिन समस्याओं को हमें झेलना पड़ा और कैसे उभर कर हमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की या कुछ ऐसा कार्य किया जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस माध्यम से इन सबको कवर करने का TEDx BBAU के माध्यम से इन सबको कवर करने का एक प्रयत्न है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। और मेरा संबंध, मेरी पढ़ाई एक गांव से हुई जो कुरुक्षेत्र के पास है। 5वीं कक्षा तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। उसके बाद हमें हर रोज 20-25 किलोमीटर चलकर छठी और छठी के बाद तक कक्षा तक कुरुक्षेत्र आना पड़ता था और उसके बाद सारी मेरी पढ़ाई कुरुक्षेत्र से हुई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ग्रामीण परिवेश में जो मेरे को अनुभव हुए, जिन कठिनताओं को झेलना पड़ा और जिस अभाव में पढ़ाई करनी पड़ी, वो मैं अपने लिए वरदान मानता। और उसी ने मुझे एक संघर्ष करने की क्षमता दी, उसी ने मुझे अभाव में भी जीने की प्रेरणा दी। और यदि कुछ सफलता मिली उससे भी कोई भटकाव पैदा नहीं हुआ और यदि कुछ कमी थी तो उससे कोई बहुत परेशानी नहीं हुई। तो इस ग्रामीण परिवेश ने और जो परिवार की स्थिति थी उसने मुझे एक ऐसे प्रेरणा दी ताकि मैं लगातार संघर्ष करता रहूं और मुझे प्रभु की कृपा से और अपने परिवार और माता पिता के आशीर्वाद से लगातार कार्य करने का अलग अलग संस्थानों में मौका मिला। मैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय वहाँ का संस्थापक कुलपति रहा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा, वहाँ पर 2 बार वाइस चांसलर रहा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मैं डीन रहा। और अब मुझे सौभाग्य मिला एक सेंट्रल विश्वविद्यालय में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो A++ विश्वविद्यालय है। ये सारा इसी संघर्ष और इसी प्रेरणा और इसी मेरे परिवार और माता पिता का आशीर्वाद का ही फल है। मेरा यही मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमको इम्पावर करता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मानव निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। उस अंतर्निहित क्षमताओं, पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने का शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। विश्वविद्यालय इसी चीज को समझते हुए हमारा ये प्रयास रहता है कि अनेक प्लेटफॉर्म, गतिविधियां विश्वविद्यालय में शुरू की जाएं ताकि सभी विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से उन गतिविधियों में हिस्सा लें और हिस्सा लेकर अपने जो पैशन है उसमें लगें और उस पैशन को अल्टीमेटली एक प्रोफेशन में कभी उनको कन्वर्ट करने का मौका मिले तो वो भी करें। ये संभव हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी
फोटोग्राफी में उसका रुचि हो, उसको एक हॉबी की तरह ले, और आज के दिन बदलते परिवेश में वो एक फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा कारोबार कर सकता है, जो हो सकता है कि उसको एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से कोई नौकरी प्राप्त करने में उसमें सहायक ना हो, मगर एक बड़ा रुचि के हिसाब से काम करने में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मिल सकता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में जो प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निखारने का एक सशक्त माध्यम है। उसी की कोशिश हमारे इस विश्वविद्यालय में भी रहेगी। दूसरी बात मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आज जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसको समझने की ज़रूरत है और उससे सीख लेकर हमें अपने जीवन को संवारने की ज़रूरत है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो पाश्चात्य की जो विकास प्रणाली है, जो पाश्चात्य का दर्शन है, वो हमें प्रेरित करता है बाहर की तरफ झांकने की ओर। बाहर की दुनिया कैसी है, उसमें हम किस तरीके से जो वेल्थ है उसके क्रिएशन पे फोकस है, सुविधाओं के ऊपर फोकस है, और किस तरीके से ये मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ ज़्यादा हो, कैसे से कैसा हो, इनकी तरफ लगा रहता है। और इनसे प्रेरित होकर उसके मन में हम देखते हैं कभी उसमें क्रोध आता है, कभी उसमें लोभ आता है, कभी उसमें कुछ द्वेष आता है, और इस तरीके से वो जो एक उसका व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसमें कोई दोष आ जाता है जब हम बाहर से अपने अंदर कार्य करते हैं। ये जो पक्ष है ये हम कहते हैं आउटसाइड इन प्रोसेस। आउटसाइड इन प्रोसेस यानी हमारा जो बिहेवियर है वो बाहर की चीजों से रेगुलेट हो रहा है और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो इससे उल्टा है। वो ये कहती है कि आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, और अपने अंदर झांकने का मतलब है कि हमारे अंदर जो क्षमताएं निहित हैं उनकी तरफ देखिए। इनर इंजीनियरिंग आप कह सकते हो, आप मेडिटेशन कह सकते हो, इसके माध्यम से आप योगा के माध्यम से कह सकते हो, आप इसको एक रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। और जो मैंने आपको बताया कि द्वेष आता है, लोभ आता है, काम, इस टाइप की जो हमारे अंदर जो विकार पैदा होते हैं बाहर की चीजों से देखकर, ये जो अंदर झांकने की प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है, ये हमें एक ऐसे गुण पैदा करती है जो सात्विक होते हैं। जैसे हम कहें कि हमें दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, एक एम्पैथी पैदा होना, हमारे अंदर दया भाव पैदा होना, पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार सही हो, सकारात्मक हो, उसका नुकसान ना हो नेचर का, जीव जंतुओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण बराबर का हो, उनको नुकसान ना करने वाला हो। इसी तरीके से और भी, जैसे हम आज के दिन देखते हैं कि हमारे अंदर फाइटिंग कैपेसिटी हो, परसीवरेंस हो, इंड्योरेंस हो, ऑनेस्टी हो, ये ऐसे जो ये सारे बातें हैं ये हमें शक्ति प्रदान करती है। और यदि हमें ऐसे हमारे अंदर गुण होंगे तो हम बाहर की जो चीजें हैं उनको अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे, और जो ये बाहर का दुनिया है इसको भी अच्छे तरीके से हम संभाल पाएंगे। यानी शिक्षा का अर्थ है स्वयं का बोध और इस संसार का शोध। स्वयं का बोध, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द लार्जर पर्पज ऑफ माय लाइफ, ये हमें समझना है। और यदि ये समझ आ जाता है तो हम किसी भी काम को बढ़िया कर सकते हैं। जो आज ये तनाव देखते हैं, ये तनाव ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है, बल्कि हम दूसरों को देखकर करते हैं। दूसरा बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं, दूसरे के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो ये जो ऐसी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं,
आउटसाइड इन का जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, इसकी बजाय इनसाइड आउट जो भारतीय दर्शन है, इसको युवाओं तक ले जाने की जरूरत है। और यदि ये प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे तो बाहर जो जितना आज हम देखते हैं आपस में भेदभाव, मनमुटाव, तनाव, संघर्ष, ये सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप ही उनका हल निकलेगा। तो इस भारतीय दर्शन को साथियों हमें अपने आप में आत्मसात करने की जरूरत है। तीसरा बिंदु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी भारतीय दर्शन से ही संबंधित है, वो है पंचकोश का सिद्धांत। ये पंचकोश का सिद्धांत ये बताता है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति अलग है, मैं दिखता हूं, ये मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी शरीर है। व्यक्तित्व मेरे अंदर क्या गुण हैं, वो 5 उसकी लेयर्स हैं, 5 स्तर हैं, उसकी लेयर्स हैं। उसमें पहला है अन्नमय कोश, फूड शीट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। अन्नमय कोश का अर्थ है कि हमारा खाना पीना सही होना चाहिए। आज ज्यादातर प्रॉब्लम वो खाने पीने से संबंधित है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, वो प्रकृति के हिसाब से मेल नहीं खाता। हम रात को देर से सोते हैं और देर से ही उठते हैं, जो एक प्रकृति के हिसाब से ठीक नहीं है। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक प्राकृतिक नियम है जिसको फॉलो करना चाहिए। खाना यदि हम अननेचुरल खाएंगे और ज्यादा खाएंगे, वेस्ट करेंगे, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। खाना जितना प्राकृतिक होगा, जितना पौष्टिक होगा, उतना हमारा शरीर हेल्दी होगा। याद रखें कि हमें एक मैराथन रेस है, लाइफ इज ए मैराथन रेस नॉट ए स्प्रिंट रेस, कि कुछ हमें मीटर चलना है, कुछ मील चलना है हमें, तो खाना हमारा सही होना चाहिए। दूसरा है प्राणमय कोश, कि हमारे सांस लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए, हमें अपने सांसों पर ध्यान रखना चाहिए। कोविड में भी हमने देखा कि किस तरीके से कोविड के इस महामारी में हमारे इसने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सांस लेने की प्रक्रिया थी, उस पर अटैक हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो हम अपने शरीर में, लंग्स में और डिफरेंट ऑर्गन्स में किस तरीके से शुद्ध ऑक्सीजन ले जाएं, ये हम सबके लिए जरूरी है। कोई भी ऐसा चीज ना करें जिससे कि हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो। कोई हम सिगरेट लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, लीकर लेते हैं या कुछ और ऐसा नशा करते हैं जो हमारे सांस को रोकता है, वो हमारी लाइफ को हमसे ले लेता है। तो इन सब बातों से आज के संदर्भ में हमें दूर रहने की जरूरत है। और एक योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेद, ये एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, इसको अपनाने की जरूरत है। आप डीप ब्रीदिंग करें, नेचर के साथ मिलें और इस तरीके से अपनी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, ये मैं चाहूंगा। तीसरा मनोमय कोश, माइंडफुलनेस। ये आप सब जानते हैं कि हमारा हम बाहर की चीजों से कितने प्रभावित होते हैं। मन हमारा विचलित रहता है और मन में जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो बाहर की चीजों से गाइड होते हैं। तो मन जो है वो एक द्वंद्व पैदा करता है। ये ऐसी स्टेज पैदा करता है, ये अच्छा, ये बुरा, ये मित्र, ये शत्रु, ये लाभ, ये हानि, इस तरीके से हमें भटकाता है। तो हम किस तरीके से ऐसा अपने मन को शांत रखें, ठीक रखें, जिससे कि हम सही निर्णय लें। यदि बार बार आपके पास नेगेटिव थॉट आएंगे तो हमारे एक्शन भी वैसे नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। हम सब देखते हैं कि बहुत बार बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जो उसके लिए भी हानिकारक, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने संस्कारों और अपने मन को शांत रखने के कारण एक अच्छा सात्विकता के साथ जीते हैं और काम सही करते हैं। तो हमें
जरूरत है अपने मन को शांत रखने की। जितना मन हमारा शांत होगा और जितना माइंडफुलनेस से हम काम करेंगे उतना ही हमारे जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आएंगे। अब बात आती है कि इसको कैसे करें। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, अच्छे लोगों की कंपनी हो। क्योंकि आप ये जानें कि समाज में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो इन एनर्जी सकर से दूर रहना है, जो अच्छी बात करें उनके साथ जुड़ना है और ज़्यादा वेस्ट टाइम नेगेटिविटी वाले इन लोगों से थोड़ा परहेज करना है। तो ये भी हम सब के लिए जरूरी है। योगा भी इसमें योगा भी इसमें सहायक हो सकता है, मेडिटेशन भी इसमें सहायक हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमें अपने माइंड के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो 4th स्टेज है वो है विज्ञानमय कोश। जो हमारे विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है उसको यदि आप देखें तो वो कहता है प्रज्ञाशील करुणा। जो प्रज्ञा है वो विज्ञानमय कोश है कि आप जो, या हम अंग्रेजी में जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग भी विज्ञानमय कोश है। यानी जो हमारे पास ये बाहर का जो वातावरण है हमारे पास, उसमें जिसको हम कहते हैं आज इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की भाषा में बिग डाटा, चारों तरफ से बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की, डाटा की। कोई बायसेस हैं उसमें, अनसपोर्टेड डाटा, अनवेरिफाइड डाटा, पता नहीं सही क्या है क्या नहीं। ये आपका अपना विवेक है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके बेस पे आपको ये डिसाइड करना है ये सही है ये गलत है। और याद रखें कि जीवन में हमें हर स्टेज पे निर्णय लेने हैं और निर्णय लेने की कैपेसिटी ये हमारी नॉलेज के ऊपर है। सही निर्णय कैसे लेते हैं, किस तरीके से हम विवेक का यूज करते हैं, किस तरीके से हम विजडम का प्रयोग करते हैं, इसमें एक्सपीरियंस का भी वैल्यू है। और यही हमारा पहला प्रज्ञा जो शब्द है उसका अर्थ है, जो इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है। जो 5वीं स्टेज है वो है आनंदमय कोश, ब्लिसफुल लाइफ जिसको कहें। यानी हम सब जो हमारी सोच है, हमारा पारंपरिक जो ज्ञान है, जो भारतीय सोच है, वो यही कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी हमें सारी काम, हर काम को धर्म के साथ करना है। जो हमारी ड्यूटी, धर्म का अर्थ है जो हमें करना चाहिए, जो हमें धारण करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, एथिकल प्रैक्टिसेस। तो इसी तरीके से हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है ये इस 5वीं जो स्टेज है उसमें कवर होता है। किस के कारण भगवान ने हमें जन्म दिया, इसको सोचना, इसको रियलाइज करना, इसको रिफ्लेक्ट करना, यही इनर इंजीनियरिंग है। यही जो मैंने बताया आपको इनसाइड आउट की थ्योरी है कि हम अंदर अंदर अपने झांके, अपने गुणों का विकास करें। गुण क्या हो सकते हैं, किसी का बुरा ना करें, दूसरे लोगों को, गरीब लोगों का मदद करें। हमारे पास पैसे हैं और हमारा साथी कोई दवाई के लिए मर रहा है, भूखा मर रहा है, तो उस पैसे का क्या फायदा है। ये जो गुण हैं ये हमें जीवन की वास्तविकता बताते हैं और हमारी आत्मा को एक नेक्स्ट लेवल पर, जो भारतीय दर्शन है, वो परमात्मा के साथ जोड़ना, उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो व्यक्ति को एक परम सुख की तरफ ले जाता है। तो ये जो पंचकोश का सिद्धांत है, इसको आज हमें अपने जीवन में सभी को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और जो हमारे विश्वविद्यालय में और सभी साथी हैं, सभी को इसको अपनाने की जरूरत है। क्योंकि इससे व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा, इससे चरित्र का विकास होगा और यदि ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको विश्वविद्यालय में भी हम पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको निरंतर करते रहें। इसके साथ साथ हमारा ये प्रयत्न रहेगा और मैं चाहूंगा भी कि जो हमारा जो कार्य है वो समाज के साथ जुड़े। मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थी, आज एक विद्यार्थियों में एक विशेष लगाव रहता है सरकारी नौकरियों का,
उसकी बजाय आज की जो आवश्यकता है वो है नौकरी देने वाला बनना, ना कि नौकरी चाहने वाला बनना। इसको अंग्रेजी में कहें, डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। अब क्यों है, आप सबको पता है कि भारत एक बहुत महान देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था, और वहां पर पूरे 60-70 देशों को हमारा सामान बाहर जाता था, घर घर विकसित थे, कोई बेरोजगारी और गरीबी, ये सारी बातें उस समय नहीं देखने को मिलती थी। मगर अंग्रेजी शासन के आने से उनको नौकर चाहिए थे, जी हजूरी करने वाले चाहिए थे, एक जॉब सीकिंग मेंटेलिटी को उन्होंने पैदा कर दिया। और एजुकेशन में भी एक ऐसी एजुकेशन दी जिसने विद्यार्थियों को अपने वातावरण से दूर कर दिया, एक रिस्क टेकिंग, जोखिम लेने की जो क्षमता है उसको कम कर दिया। कोई भी विद्यार्थी, अक्सर इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए, परिवार भी हमारे यही सोचते हैं। मगर आप समझिए कि भारत इतना बड़ा देश है, 37 करोड़ युवा हैं उसमें। इन युवा शक्ति, यदि हर व्यक्ति को तो रोजगार या नौकरी सरकार का मिलना या कंपनी में मिलना संभव नहीं है, इसको पूरी इस क्षमता का उपयोग तभी हो सकता है जब हमारे ये युवा शक्ति अपना काम करे और दूसरे लोगों को रोजगार दें, छोटा छोटा यूनिट लगाएं और धीरे धीरे करके उसको स्केल अप करें। इसी में शक्ति है, इसी का ये हमारा एक्सपीरियंस भी मिलता है। और इसके लिए जरूरी है, सभी युवाओं को चाहिए कि वो आसपास के वातावरण से जुड़े। आसपास का जो वातावरण है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, किसी को सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, किसी को एनर्जी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम है, किसी को वृद्धों को संभालने की प्रॉब्लम है, किसी को और प्रॉब्लम। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम इसका समाधान करने वाले बने, ये हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हम इनका समाधान कर सकते हैं। जो भी जिस एरिया में है उस अपने ज्ञान का प्रयोग कर इस समाधान प्रक्रिया में लगे, इसको हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से हमें सोसाइटी से भी मिलेगा जुड़ने का मौका, और हमें अपनी जीविका और पैसा कमाने का भी अवसर मिलेगा। तो ये आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी अपने पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ काम करने की सोचे। क्या हम आज का जो वातावरण है वो फुल टाइम जॉब का शायद आने वाले समय में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पढ़ते पढ़ते कुछ काम कर सकते हैं? जैसे आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां संभव है, क्या उनसे हम कुछ कमा सकते हैं? क्या उससे लर्न कर सकते हैं? क्या जो हम पढ़ते हैं उसका उपयोग वहां पर ज्ञान का कर सकते हैं? यदि हम ये पढ़ने के साथ साथ धन अर्जन करने पर भी जोर देंगे या अपने कुछ समय लगाएंगे, उससे हमारा जो मनोबल है, जो मोटिवेशन है, जो हमारा शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। और बाद में डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी भी काम को करने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हमारा अनुभव भी है। जो भी विद्यार्थी किसी काम में लग जाता है, इन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसको बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो मैं सभी अपने युवाओं से ये अपील भी करूँगा कि अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने आप को समाज से जोड़ें, समाज की समस्याओं को समझें, उन समस्याओं को समाधान देने की कोशिश करें और अपने ज्ञान का किसी अर्थ सृजन में लगाएं ताकि इस समाज का भला हो। जितना ज़्यादा ये आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे, उतने पूरे देश का विकास होगा। और भारत 2047 में जो हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसमें आप इस आर्थिक गतिविधियों में स्वरोजगार और उद्यमिता के बल पर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।